नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अब वैसे तो देखो टॉपिक इसमें कई सारे होंगे ना, जैसे अगर इसमें जाएंगे तो डिमांड भी अपने आप में एक टॉपिक है, सप्लाई भी अपने आप में टॉपिक है, मार्केट अपने आप में टॉपिक है, तो काफी चीजें हैं माइक्रो और मैक्रो में। और ऐसे ही मैक्रो में जाएंगे तो फिर नेशनल इनकम वगैरह, वहां पर कई सारी चीजें, हमें उन चीजों में जाने की उतने वहां जरूरत नहीं है। हमें बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे जो कि स्टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी लेवल पर चलेंगे, उससे ज्यादा हम यहाँ पर चीजों पर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, तो वहां पर हमको इसकी जरूरत नहीं है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं समझ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर हर एक सिलेबस में ये टॉपिक दिया रहता है, कोई भी आप देखोगे उसमें सबसे पहली जो विशेषता है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहली विशेषता क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हेडिंग लिखेंगे नंबर 1 मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ की। कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, पहली विशेषता। तो सब लोग जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर प्लस निजी क्षेत्र, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक सबसे अच्छा उदाहरण भारत की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। क्लियर हो गया? पहली विशेषता। पहली विशेषता क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। क्लियर? दूसरी विशेषता क्या है यहाँ पर? कृषि की प्रधानता है। दूसरी विशेषता क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की? कृषि की प्रधानता। इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम जाते हैं, अगर कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, तो एग्रीकल्चर क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, लेकिन इसका जीडीपी में सबसे कम योगदान है। अब देखो कृषि अर्थव्यवस्था के सेक्टर कितने होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी हो गया द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? 3, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर होते हैं। अब जब कृषि है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये किस प्रकार की एक्टिविटी आती है? कृषि, पशुपालन, इनमें जब हम जाएंगे तो एक प्राथमिक गतिविधि मानी जाती है, ठीक है। और उद्योग धंधे जो है, उद्योग किसके अंतर, इंडस्ट्री किस में आती है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। निर्माण विनिर्माण कहते हैं, मतलब उद्योग सेक्टर किस में आता है? तो द्वितीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किस में आता है? सेवा, सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र किस में आते हैं? सेवा, जितनी भी सर्विसेज है, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर टेलीफोन की से संबंधित सर्विसेज होगी, जितनी भी, चाहे बसें होगी, रेलवे हो गया या फिर एयरवेज हो गया, ये सब जितने भी सेवा सर्विस सेक्टर होती है वो किस में आती है? टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां। अब कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि की प्रधानता पाई जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, कृषि, या फिर मैं यहां पर बात कर लेता हूं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। और कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि आता है। अगर उद्योग पूछा जाए तो द्वितीय क्षेत्र, अगर सेवा क्षेत्र पूछा जाए तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान रख लेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में सबसे कम योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है, सबसे कम योगदान है। इसको आप लोग ध्यान रखें, सबसे कम योगदान है। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, तो इसको एक पॉइंट और लिख रहा हूं कि कृषि क्षेत्र रोजगार कितना प्रदान करता है। तो ये रोजगार सबसे ज्यादा, अब जब देश आजाद हो रहा था उस समय लगभग 70% ये रोजगार प्रदान किया करता था। कृषि क्षेत्र कितना करता था? 70%। लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो रोजगार 60% ये रोजगार प्रदान करता है। तो ध्यान रखेंगे कृषि क्षेत्र जो है 60% जो है यहाँ पर रोजगार को प्रदान करता है। या कह लो कि प्राथमिक क्षेत्र लिख देता हूं इसमें, कृषि की जगह प्राथमिक में फिर कृषि के अलावा ये पशुपालन वगैरह भी आ जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है 60%, जबकि इसका जीडीपी में कितना योगदान है? जीडीपी में योगदान है 17%। कितना है? 17%। सबसे कम योगदान जीडीपी में इसी का है 17%। 17% लगभग इसका है और 30% लगभग इसका है। और इसमें जाएंगे तो लगभग 53% लगभग तृतीय क्षेत्र का। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। और रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 60% ये सर्वाधिक है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सबसे कम है, सबसे कम, इसको बना लीजिए। अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए। सबसे पहली बात मैंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात यहाँ पर सरकारी और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। ठीक है। दूसरा हमने कहा कृषि की प्रधानता। भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है। अब इसमें हमने कहा प्राथमिक जो क्षेत्र है रोजगार लगभग 60% प्रदान करता है, जो कि सबसे ज्यादा है, जबकि जीडीपी में योगदान 17% है इसका, जो कि सबसे कम है। बात समझ में आ गई क्या? अब बताओ, इतना समझ आया? बताइए। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं हमने पढ़ी। एक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, दूसरा यहाँ पर कृषि की प्रधानता है। अब यहाँ पर साथ ही साथ ये याद करते हुए चलना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है। ये समझते हुए चलना, फिर मैं आगे जब राष्ट्रीय आय के स्रोत पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। मैं अभी इसको जीडीपी पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जीडीपी में पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना। जीडीपी का मतलब क्या है? एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके मूल्य को जीडीपी कहते हैं, और उसमें डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर दिया जाता है, उसे जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है, जबकि जो डेप्रिसिएशन होता है, घिसावट, उसे घटा दिया जाता है, उसे जीडीपी कहते हैं। ठीक है। जीडीपी को एनएनपी एफसीबी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर फैक्टर कॉस्ट कहते हैं उसे। तो उस पर चलेंगे हम आगे। सबसे उसमें अगर कुछ समझना है तो फिर वो राष्ट्रीय आय को ही समझना है, बाकी तो चीजें ये बस पढ़ने की हैं, याद करने वाली चीजें हैं। चलिए, तो 2 विशेषताएं हमारी क्लियर हो चुकी हैं।
एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दूसरा कृषि की प्रधानता है। तीसरी चीज देखो, प्रति व्यक्ति निम्न आय है। हमारी अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता क्या है यहाँ पर? प्रति व्यक्ति निम्न आय, पर कैपिटा इनकम जो होती है, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, वो निम्न है। कैसी है? निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय कैसी है? निम्न है, मतलब बहुत कम है। पर हर व्यक्ति की अगर आय निकालें, 2020-21 का ये डाटा है। अब इसको आप लोग अपडेट करते रहेंगे। 2020-21 का ये डाटा है, इसको आप लोग ध्यान रखना। इसमें प्रति व्यक्ति आय 1,27,768 बताई गई है। 1,27,768 रुपये ये वार्षिक आय इतनी बताई गई है। 1,27,768 रुपये ये प्रति व्यक्ति आय यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको, इस डेटा को भी याद रखना। अब ये कभी कभी पूछा जाता है ये कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,27,768 रुपये है। चलिए, तो क्लियर हो गया। इसके बाद अगली विशेषता की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पिछड़ापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? औद्योगिक पिछड़ापन। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर उद्योगों का में जो है निम्न किस्म की टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। औद्योगिक पिछड़ापन भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पाया जाता है? औद्योगिक पिछड़ापन। तो सीधी सी बात है, उद्योगों की संख्या कम है, और दूसरी बात, इनमें टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता, मशीनें अच्छी नहीं है, जिससे यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो पाता है। औद्योगिक पिछड़ापन पाया जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र देखो, यह द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। यह कैसी गतिविधि है? यह द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, इसको ध्यान रखेंगे। द्वितीय क्षेत्र, उद्योग किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो द्वितीय। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत है? प्राथमिक क्षेत्र। अब इसका जो रोजगार में अगर देखेंगे तो इसका योगदान कितना रोजगार प्रदान करता है? ये रोजगार प्रदान करता है, ये कितना? लगभग 15 से 17%। 15 से 17% लगभग ही ये रोजगार प्रदान करता है, या फिर 12 से 15% इसमें एक्चुअल में कह सकते हैं। रोजगार कितना प्रदान करता है? तो रोजगार 12 से 15% ये रोजगार प्रदान करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है? तो जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान कितना है? योगदान तो लगभग 30%। देखो, जैसे इस पर हमने कहा था प्राथमिक क्षेत्र कितना राष्ट्रीय आय में योगदान, लगभग कितना कहा था हमने? 17%। तो इसका योगदान कितना है? लगभग 30-31% ऐसे लिख सकते हैं। ये जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का कितना था? लगभग 17%। इसका है लगभग 30%। और टर्शियरी क्षेत्र में जाएंगे तो लगभग 53-54% तृतीयक सेक्टर जीडीपी में योगदान प्रदान करते हैं। टोटल जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें केवल 17% योगदान इसका है और 30% इसका है, बाकी का योगदान तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, तो औद्योगिक पिछड़ापन पाया जाता है यहाँ पर, और यह द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। इसका रोजगार में 12 से 15% योगदान है और जीडीपी में 30 से 31% योगदान है। हुआ क्या क्लियर यहां तक? एक बार बताओ तो सब लोग, एक बार मैसेज करो तो क्या यहां तक की चीजें आपको समझ आई? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की चीजें आप इसमें आज एक बार इनको रिवीजन करना थोड़ा सा। सबसे पहले तो हमने अर्थशास्त्र की जो विभिन्न परिभाषाएं देखी उनको पढ़ लेना, और उसमें सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, और उनकी पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी है।
इसको आप लोग ध्यान रख लेना। दूसरा, मार्शल के बारे में हमने पढ़ा, उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसको भी पढ़ लेना। और उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी। ये दो परिभाषाएं कम से कम आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो। और रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान कहा है, दुर्लभता का विज्ञान। 3 चीजें होगी। चौथा, सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा दी है। अब ये सैमुअलसन अभी करंट के समय में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास संबंधी परिभाषा दी है। और जेके मेहता ने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र की दी है। ठीक है, तो ये तो इतनी परिभाषाएं थी। फिर हमने देखा कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। और अर्थशास्त्र 2 भाग हैं इसके, इसे 2 भागों में विभाजित किसने किया? रेगनर फिश ने 1933 में इसे 2 भागों में विभाजित किया। एक तो माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और मैक्रो में संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में अंतर है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब व्यापक होता है। व्यष्टि और समष्टि भी इनको कहा जाता है। तो ये तो अर्थशास्त्र के 2 भाग हो गए। फिर हम चले थे अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था हमने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो पूंजीवादी होती है, एक समाजवादी होती है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां आर्थिक गतिविधियां पूंजीपतियों के हाथ में होती है। समाजवादी उसे कहते हैं जहां पर आर्थिक गतिविधियां सरकार के हाथ में होती है। मिश्रित में जहां पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर के आर्थिक गतिविधियों को चलाते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चल रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। विशेषताओं में हमने ये 3-4 विशेषताएं पढ़ ली। एक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दूसरा कृषि की प्रधानता है। यहाँ पर इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है और प्रति व्यक्ति निम्न आय भी यहाँ पर पाई जाती है और औद्योगिक पिछड़ापन यहाँ पर पाया जाता है। उद्योग द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि क्षेत्र का योगदान हमने देखा जीडीपी में 17% और औद्योगिक क्षेत्र का 30 से 31% योगदान है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है पूंजी निर्माण की कमी। नंबर 6 लिखेंगे, पूंजी निर्माण की कमी। पूंजी निर्माण की कमी मतलब यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है यहां पर पूंजी निर्माण का अभाव है। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में काम आती हैं उनकी कमी पाई जाती है। अर्थात लिख लेना, ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में काम आती हैं, पूंजी वही होती है जो कि उत्पादन में काम आती है। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में काम आती हैं उनका अभाव पाया जाता है, उनका अभाव है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है कि यहां पर ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में काम आती है उनकी कमी पाई जाती है, क्योंकि उत्पादन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं का अभाव है। ठीक है, अगली विशेषता क्या है? नंबर 7 विशेषता में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अत्यंत पाई जाती है। बेरोजगारी यहाँ की अगली विशेषता है। ठीक है, नंबर 7 लिख लेंगे, बेरोजगारी। अब यहाँ पर देखो, मानव श्रम अधिक है लेकिन उत्पादन यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मानव श्रम की अधिकता है। टेक्नोलॉजी कम है लेकिन मानव श्रम की क्या है? श्रम की अधिकता है। अब अधिक मानव श्रम का हम प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है? जिससे उत्पादन कम होता है। ठीक है, उत्पादन कम होता है। मानव श्रम की अधिकता है अर्थात टेक्नोलॉजी का अभाव है। ठीक है, तकनीक का अभाव है, लिख सकते हो तकनीक का, जिससे उत्पादन कम होता है क्योंकि
तकनीकी का अभाव है, टेक्नोलॉजी का क्या है, अभाव है। ये मानव श्रम तो अधिक प्रयोग होता है और जिस कारण से टेक्नोलॉजी की का अभाव होता है और फिर उसी से उत्पादन भी कम होता है। अब एक चीज इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर पूछा जाता है कि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में नोट करके लिख लेना, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसको छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो आदमी काम पर दिखता है लेकिन उसको रोजगार उसको नहीं, पूर्ण रूप से रोजगार उसे नहीं मिलता। अब अगर एक परिवार के 10 लोग माना अगर उसमें कृषि में काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 1-2 लोग कहीं दूसरे सेक्टर में अगर काम भी करें तो तब भी उत्पादन उतना ही होगा, उत्पादन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसे प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, बाकी बेरोजगारी पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगली विशेषता क्या है, कुशल श्रम का अभाव है और टेक्नोलॉजी का अभाव है। नंबर 8 लिख लेंगे, कुशल श्रम तथा तकनीकी का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुशल श्रम की कमी है। ठीक है, अच्छा श्रम मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पर और अच्छा लेबर और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। क्लियर हो गया। अगला, परिवहन के साधनों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अभाव पाया जाता है। परिवहन के साधनों का अभाव है, परिवहन के साधनों का क्या है, अभाव है, साधनों का अभाव है। अगर कहीं पर उत्पादन अच्छा हो भी रहा है तो उसको मार्केट तक ले जाने में परेशानी होती है, परिवहन के साधन अच्छे नहीं मिल पाते जिस कारण से यहाँ पर उस उत्पादन को बेचा नहीं जाता ठीक से। ठीक है, इसके लिए अभी जो है इनाम योजना चलाई गई है, उसके तहत एक ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट बनाया गया है जिसमें किसान अपने अनाज को कहीं पर भी बेच सकता है ना, ऑनलाइन तरीके से बेच सकता है। इसके अतिरिक्त देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है, यहाँ पर निर्धनता पाई जाती है, निर्धनता, पॉवर्टी, निर्धनता पाई जाती है। जैसे बेरोजगारी पाई जाती है वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्धनता भी अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा निर्धन राज्य कौन सा है, सर्वाधिक गरीबी कहां पर पाई जाती है, इसको ध्यान रखना। सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है, गरीब राज्य, तो इसमें बिहार का इसमें नाम आता है, बिहार का, बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य है, इसको ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर है यह, सर्वाधिक गरीब राज्य परसेंटेज में, हाँ परसेंटेज में सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है, बिहार है। और सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या कहां की है, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या कहां है, गरीब जनसंख्या है यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गरीब परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कहां पर है, बिहार में। क्लियर हो गया। और सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, सबसे कम गरीब राज्य है, सबसे कम गरीबी है कहां पर, गरीबी केरल में, केरल में। इन पॉइंटों को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे कम गरीबी कहां पर है, तो केरल में। सबसे ज्यादा गरीबी कहां है परसेंटेज में, बिहार में। लेकिन गरीब जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, कुल गरीबी कितने परसेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में रंगराजन समिति के आधार पर भारत में गरीबी प्रतिशत कितना है, तो 29.5%।
ये आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अर्थशास्त्र में, इन आंकड़ों पर आपने ध्यान रखना है, इस तरीके के आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गरीबी से संबंधित ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाद में जब हम गरीबी बेरोजगारी पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एक बेरोजगारी वाला और एक निर्धनता वाला, तो वहां पर फिर हम डिटेल में इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 10 विशेषताएं हमने लिख दी, कुछ और विशेषताएं हैं उन पर भी चलते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ रहे होंगे। पूंजी निर्माण की कमी है, मतलब ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में काम आती हैं उनका हमारी अर्थव्यवस्था में अभाव है। बेरोजगारी, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है, उसका कारण यह है कि यहाँ पर मानव श्रम की तो अधिकता है और उत्पादन कम होता है और टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर अभाव है। तो ये बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक पाई जाती है। और कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ये क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं बीच बीच में, उन पर आप लोग ध्यान देना। कुशल श्रम तथा तकनीकी का यहाँ पर अभाव है और परिवहन के साधनों का अभाव है। ये तो सिंपल सी बात होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है निर्धनता। भारत में निर्धनता अत्यधिक पाई जाती है और रंगराजन समिति के आधार पर भारत में 29.5% गरीबी पाई जाती है और सबसे ज्यादा गरीब प्रतिशत के आधार पर बिहार है, जबकि सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम गरीब राज्य केरल है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लिखा सबने? ठीक है, करिए, इसे कंप्लीट करें सभी लोग जल्दी। ये 10 पॉइंट हमने लिखे और इनमें बीच बीच में जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं उन पर आप लोग ध्यान देंगे कि भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, और रंगराजन समिति के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत गरीबी पाई जाती है, तो 29.5%। और इसके अलावा सर्वाधिक गरीब राज्य प्रतिशत में कौन सा है? बिहार। और सबसे अधिक गरीब जनसंख्या कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो केरल। ये फैक्ट निकल के आते हैं, इन पर आप लोग ध्यान देंगे। और फिर एक मैंने बताया था 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 17.64%। उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। ये ऐसे फैक्ट हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन पर आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली विशेषता है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता मतलब ये हो गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर आर्थिक विषमता पाई जाती है। अब कुछ राज्य तो यहाँ पर बहुत अधिक गरीब है और कुछ बहुत अधिक अमीर है, तो इसे हम आर्थिक विषमता कहते हैं। तो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। इसमें सबसे ज्यादा अगर जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, कहां पर, किस राज्य में है? तो गोवा में है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहां की है? तो बिहार की है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो भारत में सर्वाधिक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा में है, गोवा की है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहां की है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, आर्थिक विषमता पाई जाती है, मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा गरीबी है, कहीं पर कम गरीबी है, तो उसी को हम कहते हैं आर्थिक विषमता। ठीक है, अर्थव्यवस्था में विषमता पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता क्या है? कि भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था है। अगली विशेषता है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब यह है कि यहाँ पर प्रॉपर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर पूरे 5 सालों तक काम किया जाता है। तो उसे कहते हैं नियोजन, कहते हैं आर्थिक नियोजन कहा जाता है उसे, पंचवर्षीय योजनाओं को। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 को भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना
पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। तो 1 अप्रैल 1951 को भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, लेकिन वर्तमान में जो है दीर्घकालीन पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो 12वीं आखिरी थी, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है अभी वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती है। तो लिख लेना, वर्तमान में नीति आयोग द्वारा दीर्घकालीन पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है या दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती है। दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती है। अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलती बल्कि दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जा रही है। क्लियर है? तो इसको भी आप लोग लिख लेना। यह है नियोजित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट अगली विशेषता आती है, उसे कहते हैं बैंकिंग सेवाओं का विकास। नंबर नेक्स्ट लिख लेना कि बैंकिंग सेवाओं का विकास। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बैंकिंग सेवाओं का विकास हुआ है। अब इसमें कुछ फैक्ट आप लोग याद रख लेना। एक तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, फिर मैं अलग बैंकिंग अलग से बात करेंगे तो उसको पढ़ेंगे। राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण, इस बात को ध्यान रख लेना। एक तो इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। वैसे स्थापना तो आरबीआई की 1935 में हो गई थी, स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया था? 1 अप्रैल 1949 को। अब एक बात इसमें आती है कि यहां पर एक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसको भी याद रखेंगे। 6 बैंकों का हुआ था, फिर बाद में एक बैंक को हटा दिया गया, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था, ये 1980 में, 1980 में 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनल आईडीए किए गए थे। और इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक, जिसको हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, बैंकों की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? आरआरबी की स्थापना तो 1975 में, 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी लिख लो। एसबीआई का कब नेशनलाइज्ड किया गया? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1955 में, 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1955 में। और इसके अलावा एक और लिखना चाहते हो तो लिख लो, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। बाकी फिर बैंकिंग हम अलग से लिखाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। नाबार्ड की स्थापना 1982, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। और एक्सिम बैंक की स्थापना हुई 1982 में।
एक्जिम बैंक की स्थापना भी हुई थी 1982 में, 1982। ठीक है। और आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, तो इसको भी लिख लो। चलो, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में, और एसआईडीबीआई की स्थापना हुई थी, आईडीबीआई की स्थापना 1990 में। ठीक है। इन पॉइंटों को आप लोग याद रख लेंगे, ये बैंकिंग विकास से संबंधित है। भारत में बैंकिंग सेवाओं का जो विकास हुआ उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन पर आप लोग ध्यान देंगे। बैंकिंग विकास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। कौन कौन से कहा हमने? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 49 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आरआरबी कहते हैं इनको 1975 में, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है ये 1982 में, एक्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया इसकी स्थापना 1964 में, और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में, 1990 है। हाँ, 1990 में। क्लियर है? ये कुछ बैंकिंग विकास से संबंधित कुछ बातें थी, इनको आप लोग लिख लेंगे। ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है। फिर मैं जब बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम अच्छे से इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।